आज की इस वीडियो में हम MSG 7 बुक 1 का जो चैप्टर है क्रिया के संकल्पना उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्रिया जो है वह किसी भी कार्य को करने को क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो है, जो मुख्य क्रिया वह फिर अनेक छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर बनी होती है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति जो है वह इन छोटी छोटी क्रियाओं को नहीं जान पाता और जो मुख्य क्रिया होती है उसी का ही नाम लेता है। तो प्रत्येक क्रिया जो होती है वह अनेक अवयवभूत या गौण क्रियाओं या छोटी छोटी क्रियाओं को लेकर बनती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, तो यदि उसको अगर हम एक कैमरे से रिकॉर्ड करके देखते हैं या वीडियो बनाकर रील तैयार करके देखते हैं, तो उसमें बहुत सी गौण क्रियाएं या छोटी छोटी क्रियाएं आती हैं। जैसे रोटी तोड़ना, किसी सब्जी में डुबाकर फिर मुंह के पास निवाला लाकर रखना, उसके बाद दांतों से चबाना और फिर कुछ द्रवित कर कंठ और भोजन नलिका से जठर में पहुंचाना। जैसे सलाइवा में मिलाकर उसे निगलना। पर यदि हम उसे कुल मिलाकर देखते हैं तो हम कहते हैं कि हम खाना खा रहे हैं, परंतु खाना खाने से पहले जो बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं हम उन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते या उन्हें समझते नहीं हैं। तो इसी प्रकार जो मुख्य क्रिया होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी गौण क्रियाओं या अवयवभूत क्रियाओं को लेकर बनती है। इन गौण क्रियाओं को उपक्रियाएं भी कहते हैं और ये उपक्रियाएं एक के बाद एक घटित होकर अंत में मुख्य क्रिया को बनाती हैं। परंतु साधारण व्यक्ति जो होते हैं वह इन क्रियाओं को, उपक्रियाओं को या गौण क्रियाओं को अलग अलग नहीं मानते और केवल एक मुख्य क्रिया का नाम देते हैं। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रियाओं की दो स्थितियाँ मानी गई हैं। एक है साध्या और एक सिद्धा। सिद्धावस्था या स्थिति उसे कहते हैं जब क्रिया पूरी तरह निष्पन्न या संपन्न हो चुकी है। परंतु साध्या जो है वो जो सिद्धावस्था से पहले की स्थिति है। यास्क ने साध्या जो स्थिति है उसके 6 भाव गिनाए हैं। तो पहला है किसी भी क्रिया का उत्पन्न या आरंभ होना। फिर है क्रिया अपरिवर्तित रूप में या बिना परिवर्तन के कुछ क्षण के लिए उसी अवस्था में रुकती या ठहरती है। फिर क्रिया में कुछ परिवर्तन शुरू हो जाता है, उसके बाद क्रिया में वृद्धि आती है और फिर क्रिया जो है वह शिखर या अंत पर पहुंचने के बाद वह कम होने लगती है और जो लास्ट है वह अंत में क्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाती है। सभी क्रिया होती है वह इस प्रकार 6 स्थितियों से गुजरती है। प्रत्येक धातु या क्रिया जो होता है उसका फल और व्यापार दोनों होता है। सामान्य रूप में फल वह है जिसकी प्राप्ति के लिए या जिसे प्राप्त करने के लिए किसी उद्देश्य से व्यक्ति कोई कार्य करता है, और फल जो है वह कार्य करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसे फल कहते हैं। और फल को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे व्यापार कहते हैं। व्यापार जो है वह क्रिया की साध्यावस्था से संबंधित है, जबकि फल जो है वह क्रिया की सिद्धावस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार प्रत्येक कार्य का या प्रत्येक क्रिया का फल अवश्य ही होता है। और क्रिया जो है वह 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। जिस भी क्रिया में कर्म यदि उपस्थित होता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है और जिसमें कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। तो इसी प्रकार जो चैप्टर है क्रिया के संकल्पना और क्रिया के प्रकार, ये एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और साथ ही शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। और फिर आता है काल, जो कि 3 प्रकार के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो भूतकाल जो है वह उसके 3 भेद किए गए हैं। वर्तमान काल जो कार्य आरंभ होकर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है उसे वर्तमान काल कहते हैं, जिसका कोई भेद नहीं है। और एक है भविष्यत काल, जो कि वर्तमान काल के बाद का काल भविष्यत काल है और इसके 4 भेद किए गए हैं, जो कि इस प्रकार है: सामान्य भविष्यत, अद्यतन भविष्यत, अनद्यतन भविष्यत और अद्यतनाद्यतन भविष्य। तो बुक में क्रिया और काल के विषय में इतना ही दिया गया।